सुरेश बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना सब काम खुद ही कर लेती है, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों को हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। क्या हुआ अखिल? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, ये दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? अरे पार्वती चुपचाप उठकर ऊपर जाने लगी। कमर झुकी हुई होने के कारण उन्हें चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बिमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो क्या करता? अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरा, कहीं ना कहीं उसे उनकी बात भी सही लगती है, क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखते रहता था। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी उनके सामने आ गई। बस मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई हैं। बिमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की स्थिति पार्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बिमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, सुरेश, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अरे सब गांव वाले हैं तो, और वो तुम्हारे मामा जी उसी गांव में तो रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। सुरेश जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गई। माँ, तुम यहाँ अच्छे से रहना। हाँ बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, तू तेरा और बहू और अपने बेटे का पूरा ध्यान रखना। मैं तुझे अपनी खबर देती रहूंगी। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त
उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब सुरेश छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से डॉक्टर चाचा जो आ रहे थे, डॉक्टर राजेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों सुरेश, भाभी नहीं दिख रही? कहाँ है? जी वो गांव में रहती हैं, उनका यहाँ मन नहीं लगा। डॉक्टर राजेश ने सुरेश की ओर देखा तो सुरेश ने अपनी आंखें नीचे झुका ली। डॉक्टर राजेश सब समझ गए और बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि पार्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर राजेश दौड़कर पार्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। पार्वती की ऐसी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। वाह बेटा राजेश, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। नहीं देवर जी, बिमल का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गाँव। मुझे सब पता चल गया। भाभी आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आती? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा सुरेश, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मेरो तुम्हें देकर अपना सुंदर स्वरूप दिया। रोशनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। अभी आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। यह सब सुनकर कुछ बोलने लायक नहीं रहा। उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो बिमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ अपनी माँ के कदमों में लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। पत्नी को भी बहुत पछतावा हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पार्वती से आंख मिलाए। पार्वती ने रोशनी की मन की स्थिति को समझकर पुचकारते हुए उसे अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। रोशनी ने पार्वती के पैर पड़ते हुए
हाथ जोड़कर उससे अपने व्यवहार की माफी मांगी और पार्वती ने सबको माफ कर दिया।